नमस्कार दोस्तों, इन दिनों बिहार में जहरीली शराब पीकर 70 से ज़्यादा लोगों की मौत होने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शराबबंदी राजनीतिक दलों खास तौर पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जब बीजेपी जदयू गठबंधन की सरकार में थी तो भाजपा शराबबंदी को सफल बता रही थी। हालांकि जहरीली शराब पीने से नवंबर 2021 में भी करीब 30 लोगों की मौत हुई थी। तब के शराबबंदी के घोर विरोधी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के बनने के बाद से अब शराबबंदी के पक्षधर हो गए हैं और शराबबंदी को लेकर नीतीश के साथ खड़े हैं। हालांकि एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि शराबबंदी के बावजूद प्रदेश में तस्करी की करीब 20,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जा रही है। ये तो हुई राजनीति के दोगलेपन और स्वार्थ की बात। नीतीश कुमार पूरी दृढ़ता के साथ शराबबंदी के पक्ष में खड़े हैं और वे विरोधी नेताओं को ललकार रहे हैं कि शराबबंदी विधानसभा में सभी दलों की सहमति से लागू की गई थी, अब इसे नहीं हटाया जाएगा। जो आज शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं वो उस समय पक्ष में थे और यदि वो शराबबंदी खत्म करवाना चाहते हैं तो सामने आकर कहें। नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में शामिल हैं, इसलिए बीजेपी तो उन्हें निशाने पर लेगी ही। लेकिन नीतीश जी, आपका ये कहना कि जो शराब पिएगा वो मरेगा उचित नहीं है। बेशक गलती शराब पीने वालों ने की है, लेकिन उनके परिजनों की क्या गलती है। इसलिए कल्याणकारी सरकार का पीड़ितों की सहायता करने से पीछे हटना उचित नहीं है। जहरीली या अवैध शराब की बिक्री रोकने की जिम्मेदारी आपकी सरकार, आपकी पुलिस की भी है, जिसे निभाने में आप पूरी तरह विफल रहे हैं। प्रभावित परिवारों को सहायता नहीं दिए जाने को लेकर वे मानवाधिकार आयोग के निशाने पर भी आ गए हैं। शराबबंदी और कानूनन शराब बेचने की छूट में असल झोल क्या है, आइए यही जानने की कोशिश करते हैं। देश में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व सालाना राज्य सरकारों को शराब की बिक्री से मिलता है और दूसरी तरफ इसके बराबर ही करीब अवैध कारोबार भी होता है। ऐसा नहीं है कि अवैध और जहरीली शराब का कारोबार केवल जिन राज्यों में शराबबंदी है उन्हीं में होता हो। अवैध शराब का कारोबार समानांतर चलता है। ये बात विभिन्न राज्यों में हर साल जहरीली शराब पीने से होने वाले मौतों के आंकड़ों से भी साफ हो जाती है। पिछले 6 साल में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश में 1,322 और कर्नाटक में 1,013 मौतें हुई। इसके बाद पंजाब का नंबर आता है, जहां पिछले 6 साल में 852 मौतें जहरीली शराब पीने से हुई। ये हम नहीं कह रहे, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बोल रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 2016 से 2021 तक 6,954 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इनमें बिहार का आंकड़ा महज 23 दिखाया गया है, जबकि शराबबंदी के बाद से बिहार में 200 से ज़्यादा मौतें होने का अनुमान है। वर्तमान में देश में सबसे पुरानी और सफल शराबबंदी गुजरात में मानी जा रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ भी पिछले 6 साल में 54 मौतों का आंकड़ा जहरीली शराब पीने से मरने वालों का दिखाया गया है। गुजरात में शराबबंदी लागू है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहाँ अवैध शराब भी बंद है। हमने गुजरात में अपने 1 सप्ताह के प्रवास के दौरान नोटिस किया कि वहाँ अवैध शराब सहजता से उपलब्ध है, यानी पीने वालों को शराब उनके ठिकानों पर ही ऑन डिमांड पहुँचा दी जाती है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात में जितनी बड़ी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी गई, उससे शराबबंदी की पोल भी खुलकर सामने आ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 नवंबर को चुनाव अधिसूचना जारी होने के 3 हफ्ते में ही 13,500 करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। शराब तस्करी के आरोप में 29,800 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये सब एक बड़े अभियान के तहत हुआ। इसके अलावा छिटपुट शराब जो पकड़ी गई उसमें 24,000 लोग पकड़े गए। शराब तस्करी के मामले में इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होने से सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अवैध शराब के धंधे में कितने लोग लिप्त हैं, वो भी उस गुजरात में जहां बरसों से शराबबंदी है और बीजेपी सरकार इसे मॉडल स्टेट के रूप में पेश कर रही है। शराब का अपना गणित है, अपना अर्थशास्त्र है और इसका सीधा संबंध राजनीति, शराब माफिया और नौकरशाहों से भी है। शराब जब कानूनन बेची जाती है तो सरकार को राजस्व मिलता है, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारें शराब की बिक्री को प्रोत्साहित करती हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान कई प्रदेशों में बंद गोदामों और यहाँ तक कि पुलिस व आबकारी विभाग के द्वारा सील किए गए गोदामों से भी शराब गायब पाई गई थी। शराब की वैध बिक्री बंद होने से हरियाणा जैसे राज्य की सरकार तो लॉकडाउन के दौरान भी शराब की बिक्री खोलने की वकालत करती रही। वैध शराब के समानांतर अवैध कारोबार भी बराबर चलता है।
जिसकी कमाई का मोटा हिस्सा माफिया सरगनाओं, पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं की जेबों में जाता है। वहीं जिन राज्यों में शराबबंदी होती है वहां तस्करी करके लाई गई शराब से माफिया, नौकरशाहों और राजनीतिकों की चांदी हो जाती है। शराब के अवैध कारोबार की कमाई का चुनावी राजनीति में बड़ा इस्तेमाल होता है। हरियाणा में 1996 में बंसीलाल ने शराबबंदी लागू की थी। उस सरकार में बीजेपी भी शामिल थी। लगभग 1 साल की शराबबंदी के दौर में शराब माफिया खूब फला फूला। आपराधिक मानसिकता के लोगों के पास धन की आमद बढ़ी और साथ ही अवैध असलहा और तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियां उनके पास आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में अपराधों में गुणात्मक वृद्धि देखने को मिली। शराबबंदी के दौरान तस्करी करने वाले लोग राजनीतिक आशीर्वाद के चलते न केवल शराब के बड़े कारोबारी बन गए बल्कि कुछ तो डिस्टिलरीज के मालिक भी हो गए। शराब का अर्थशास्त्र बड़ा साफ है। यह गरीबों को नशे के गर्त में धकेलता है और जराइम पेशा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को साधन संपन्न बनाता है। राजनीतिक और नौकरशाहों की अवैध कमाई का बड़ा जरिया है। इसलिए शराब कानूनन बिके या अवैध, दोनों ही हालात में इन वर्गों की चांदी है। अब सवाल ये उठता है कि जब शराबबंदी में भी शराब की आपूर्ति बंद नहीं होती तो फिर शराबबंदी का औचित्य क्या है? जब सरकार, पुलिस और प्रशासन शराब की तस्करी को नहीं रोक सकती या रोकने की इच्छा शक्ति ही नहीं है तो इसे बंद करने की नौटंकी करना कतई उचित नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेख किया है कि राज्य नशाखोरी को रोकने का प्रयास करेगा। इसी के अनुरूप हमारे आज के नेता यदा कदा शराबखोरी को रोकने के लिए शराबबंदी लागू करते हैं, लेकिन वह महज छलावा साबित होती है। यदि वास्तव में सरकारें नशाखोरी पर रोक लगाना चाहती हैं तो ये किसी एक राज्य में नहीं, पूरे देश में एक साथ ईमानदारी और दृढ़ता से लागू की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। चूंकि चर्स, गांजा, हेरोइन, कोकीन और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों पर पूर्णतः प्रतिबंध के बावजूद देश के गांव के गली मोहल्लों तक में इनकी बिक्री और सेवन धड़ल्ले से हो रहा है। युवा पीढ़ी नशे के गर्त में डूबती जा रही है। इसलिए राज्य सरकारों को सख्ती से रोकने के बजाय जागरूकता का सहारा लेना चाहिए। शराब और अन्य नशे के प्रति जागरूक करना और नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से ही इसका निदान हो सकता है, और ये बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के संभव नहीं है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अपील। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।